नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चिराग गुट को 5 सीटों में 2 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो लगभग फाइनल बताया जा रहा है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर या जमुई से अरुण भारती चुनाव लड़ सकते हैं। 2 सीटों पर अब नाम जो है वो लगभग तय माने जा रहे हैं, जिनमें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ते हुए चिराग पासवान नजर आएंगे। वहीं जमुई सीट से या समस्तीपुर सीट से अरुण भारती लड़ सकते हैं चुनाव। चिराग के बहनोई है अरुण भारती। बाकी सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा इस वक्त भी चल रही है और जल्द ही सीट और प्रत्याशी दोनों ही फाइनल कर लिए जाएंगे। और हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनीता, क्या ये मानकर चलें कि 5 सीटें चिराग के पास जा रही हैं और हाजीपुर सीट से चिराग पासवान ही होंगे? बिल्कुल विभा, 5 सीटों पर जो मुहर है वो लगभग लग चुकी है। चिराग पासवान ने भले ही 6 की मांग की थी, लेकिन 5 सीटें उनके खाते में जाना लगभग तय बताया जा रहा है। और हाजीपुर सीट अभी कंफर्म भी हो गई है। बाकी 5 सीटें मिल रही है। कौन कौन सी सीट होगी इस पर अभी चर्चा होगी और उसके बाद चिराग पासवान को सीटें दी जाएंगी। लेकिन हाजीपुर सीट पर मुहर लग गई है और हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव भी लड़ेंगे, वो भी तय है। लेकिन उनके बहनोई अरुण भारती का नाम भी लगभग फाइनल हो गया है। 2 ऐसी जगह है, समस्तीपुर और जमुई, दोनों सुरक्षित सीट कही जाती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए। और उन 2 सीटों का जिक्र हो रहा है कि उन 2 सीटों में से यानी समस्तीपुर या फिर जमुई से अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जमुई पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी भी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भविष्य में ये पता चलेगा कि आखिर अरुण भारती का जो सुरक्षित सीट है समस्तीपुर या फिर जमुई वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नाम उनकी फाइनल हो गई है। चिराग पासवान के साथ साथ अरुण भारती भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार हैं। लेकिन 3 और सीट है, क्योंकि 5 सीटें जो खबर सामने आ रही है 5 सीटें चिराग पासवान को मिल रही है। 2 उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। 3 सीटों पर भी जो चर्चा है वो की जा रही है कि आखिर किन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है, चर्चा में कैंडिडेट्स के नाम सामने आ पा रहे हैं कि आखिर किन पर चर्चा की जा रही है जो दावेदार मजबूत नजर आते हैं। अगर हम नवादा की बात करें, क्योंकि अभी सीट फाइनल नहीं हुई है कि चिराग गुट को कौन कौन सी सीट मिलेगी, लेकिन जो तैयारी है उनकी, अगर उनकी हम बात करें, जो खबर सामने आ रही सूत्रों के मुताबिक, अगर सिर्फ हम बात करें तो उसके मुताबिक नवादा में अरुण कुमार हैं, उन्हें वहां का टिकट मिल सकता है। लेकिन अब ये फाइनल नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि शायद अरुण कुमार को वहां से टिकट मिल सकता है। हालांकि चिराग गुट के कई और प्रत्याशी हैं जो वहां से तैयारी कर रहे हैं। अगर हम वैशाली का जिक्र करें तो वैशाली में भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो वहां से भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी किसी एक के नाम पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन 2 जो उम्मीदवार हमने अभी बताए हैं, चिराग पासवान और उनके बहनोई अरुण भारती, वो 2 कन्फर्म है। 3 सीटों पर यानी ये मानकर चले हम विनीता कि जब 5 सीटों पर 5 कैंडिडेट के नाम फाइनल हो जाएंगे तभी इसे लेकर कोई औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी। बिल्कुल विभाग, क्योंकि अभी बैठक होनी है, संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और बैठक के बाद ही उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन सी सीट चिराग गुट के खाते में जाती है और उन सीटों पर क्या कुछ उनकी तैयारी है, कौन से उम्मीदवार हम वहां उतार सकते हैं। उस बैठक के बाद ही ये फाइनल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं छपरा से बड़ी खबर आ रही है। घरेलू विवाद में पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई है। पति ने पत्नी और 2 बेटी के साथ खुद को भी चाकू मारा है। पत्नी और एक बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। पति की भी हालत गंभीर है। पटना रेफर किया गया है इन्हें। रसूलपुर के चपरेटी गांव की ये घटना है, जहां पर पति ने ही अपनी पत्नी और 2 बच्चों को चाकू से गोदा है और जिसमें पत्नी और एक बेटी की मौत हो चुकी है, जबकि एक बेटी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और पति ने खुद को भी चाकू मारा, वो भी इस वक्त गंभीर हालत में इलाजरत। वही मारा है, उसका सवांग मारा है और दूसरा कोई नहीं कुछ किया है। कितने लोगों को मारा है? कितने लोगों को? बस वही लड़की है उसका, एगो वहाँ लड़की है, 2 अपना इया काली सूता है, वो लोग है बस। अपने पत्नी को भी मार दिया है। हाँ।
वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पुनाईचक में गोलीकांड मामले में 3 घायल में से 1 घायल की मौत हो गई है। सब्जी विक्रेता की मौत की खबर इस वक्त सामने आती हुई, सीने में गोली लगी थी, इलाजरत ये शख्स, लेकिन अब मौत की खबर आ रही है। अपराधियों ने एक साथ 3 लोगों को गोली मारी थी। सब्जी विक्रेता की हत्या से इलाके में अब इस वक्त तनाव की स्थिति देखी जा रही है। सभी दुकानों को बंद करा दिया गया है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। तो पटना में अपराधियों की गोली के शिकार हुए सब्जी विक्रेता की आज मौत हो गई और मौत की खबर सुनते ही इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इलाके में सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। पुलिस सड़क पर फ्लैग मार्च कर रही है और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए कैसे स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए अब पुलिस प्रशासन के लोग जो है यहां कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ। मंगलवार की रात अपराधियों ने 3 लोगों को निशाना बनाया, गोली मारी और यहां से फरार हो गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। इस वक्त हम पुनाईचक इलाके में खड़े हैं और पुनाईचक स्थित इस सब्जी मंडी में मंगलवार की रात एक बड़ी घटना हुई। ये सब्जी मंडी का इलाका है और यहाँ पर मंगलवार की रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक जितेंद्र कुमार सब्जी विक्रेता थे, उनके सीने में गोली लगी। आखिरकार उनको बचाया नहीं जा सका और आज सुबह जो जितेंद्र कुमार हैं वो एक्सपायर कर गए। इस घटना के बाद स्वतः स्फूर्त बंद हो गया है। देखिए, सारी दुकानें इस इलाके में बंद हो गई है और लोगों में बेहद नाराजगी है इस घटना को लेकर। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एक साथ 3 लोगों को गोली मारी गई, वैसे में राजधानी पटना की कानून व्यवस्था कैसी है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये हाल तब है जब सीए कानून को लेकर पूरा बिहार हाई अलर्ट पर है। पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया था और उसके बाद अपराधियों ने तांडव मचाया और एक साथ 3 लोगों को गोली मारी। देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले का कैसे उद्भेदन करती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है, अपराधियों को चिन्हित किया गया है। इस घटना के बाद आप लोग कैसे देखते हैं पूरे माहौल को? वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है यहाँ का। सबकी बेटी महिला रोड पे रहती है। पुलिस को तो बच्चा समझता है। लिलीपुट जो गोली मारा 10 साल से प्रशासन, 10 साल से प्रशासन भी उसको नहीं पकड़ा आज तक। वो पुलिस को कुछ नहीं समझता क्या नाम है उसका जो गोली मारा? जहाँ तक हमको पता है छोटू को नाम है उसका। इसी इलाके का रहने वाला है? हाँ, झोपड़पट्टी का। घटना का कारण क्या आप लोग को लगता है? रंगदारी उठाता है सबसे, जहाँ तक हमको लोग बताया। छोटू गोप नामक जो अपराधी है, पुलिस को कुछ नहीं समझता और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। लोगों में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी और काफी संख्या में लोग इस वक्त पुनाईचक इलाके में हैं। एक सब्जी विक्रेता शायद जिसकी कोई गलती नहीं थी, वो असमय ही मौत के मुंह में चला गया। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, चूंकि इलाके में काफी संख्या में निचले तबके के लोग रहते हैं जो सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो अपराधी है कौन कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए आप लोग गिरफ्तारी हो रही है, उसमें कुछ धरा भी गया है। जितेंद्र कुमार हैं, बता रहे हैं, एएसआई हैं कि कार्रवाई पुलिस कर रही है और निश्चित तौर पे देखना होगा पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है ताकि लोगों में जो भय का माहौल है वो खत्म हो सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। बुधवार को आरा कोर्ट में तलाक के केस में तारीख तय थी, लेकिन दोनों ही कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से समझौते को लेकर खबर आ रही थी। यह माना जा रहा है कि यही वजह है कि बुधवार को दोनों ही कोर्ट में नहीं पहुंचे और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अब दोनों के बीच सेटलमेंट हो गया है। कानूनी रूप से भी जल्द इस पर अब मोहर लग सकती है। पवन सिंह और ज्योति सिंह तलाक प्रकरण में आज कोर्ट में उनकी सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं पहुंचे हैं आरा सिविल कोर्ट में, जहां की आरा के कुटुंब न्यायालय में दोनों की आज केस की तारीख थी। और एक तरह से कहें तो पूरे इस आरा सिविल कोर्ट में यह चर्चित मामला है पवन सिंह ज्योति सिंह का जो तलाक प्रकरण है, और उसको लेकर के आज 13 मार्च को तिथि मुकर्रर की गई थी, लेकिन आज फिर दोनों पति पत्नी नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति सिंह के अधिवक्ता विष्णुधर पांडे जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज कोर्ट ने तिथि मुकर्रर की थी 13 मार्च की, दोनों पति पत्नी को आना था, क्या पहुंचे हैं वो लोग? जी नहीं, आज नहीं आए हैं लोग, आज नहीं आए हैं लोग। कुछ लोग आपस में कुछ नज़दीकी बढ़ा है, ये भी एक वजह है नहीं आने का। अब अगली जो तिथि पड़ेगी उस पर देखते हैं क्या होता है। मतलब दोनों पति पत्नी के रिश्ते में जो दरार आ गई थी वो धीरे धीरे अब लगता है कि हुआ है। दोनों पक्ष कुछ आपस में नज़दीक हुआ है लोग।
अच्छी बात है, दोनों मिल जाए तो ठीक बात है। जो आप लोग के माध्यम से जो हम लोग को समाचार मिलता है, चाहे क्लाइंट के माध्यम से मिलता है, दोनों लोग कुछ क्लोज हुए हैं, नज़दीक हुए हैं लोग, ऐसा है। लेकिन आज न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया हुआ है। अब अगली तिथि जो पड़ेगी उस पर पता चलेगा। तो क्या लगता है दोनों लोग अब एक हो गए हैं? नामे की बात जो चल रही थी, अब देखिए भाई, अब राजनीतिक की बात है, हीरो हीरोइन के बात में कौन विश्वास करेगा? वो छोड़ता है सब रखता है, छोड़ता है सब रखता है, क्या करता है। लेकिन इस मामला में तो हम शुरू में ही कहे थे, ये भोजपुर जिला के हैं, इस तरह का हरकत तो नहीं करेंगे, पत्नी को रखेंगे, हम बहुत पहले ही कहा था। और आज डेट पर एक बार फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह नहीं पहुंचे हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट जो अगला तिथि निर्धारित करता है उस पर वो आते हैं या फिर ये मामला यहीं बंद हो जाता है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। सीवान में लोकसभा चुनाव और होली को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चुनाव और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके मद्देनजर अब बीएसएफ सहित पुलिस बल की 3 कंपनियां जो हैं वो सीवान पहुंची हुई हैं। देखिए, शहर का जायजा लिया और फ्लैग मार्च कर रहे अधिकारियों से बात की हमारे सीवान संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीवान जिला प्रशासन अलर्ट मूड में है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां तक जो तमाम जो पुलिस पदाधिकारी है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ये पुलिस जो अधिकारी है वो फ्लैग मार्च किए हुए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं। हमें सब नगर के इंस्पेक्टर हम जाने की कोशिश करेंगे सर किस तरह के फ्लैग मार्च किया है। यह फ्लैग मार्च आने वाले होली और चुनाव को लेकर के पूरे शहर में किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था एवं अमन चैन बना रहे। यह बीएसएफ का फोर्स है और बाहर की कंपनी है। ये पैरामिलिट्री बुलाया गया है इस शहर में अमन चैन और शांति के लिए। तो ये देख सकते हैं पूरी तरह से सीवान की सड़कों पे पुलिस पदाधिकारी द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये तस्वीर दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जो पुलिस पदाधिकारी है आप देख सकते हैं और वाहन और जो बाहर की टीम आई हुई है उनके द्वारा पूरी तरह से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। अगली खबर भी सीवान से, जहां बरहन गांव में एक शादी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल मटकोर में खुदाल की जगह जेसीबी से मिट्टी की खुदाई कर रस्म अदा किया गया और गाजे बाजे के साथ कलाकारों ने जबरदस्त करतब दिखाए। दूल्हे का कहना है कि मटकोर में कुदाल से मिट्टी खोदकर मटकोर की रस्म हुआ करती हैं, लेकिन मेरे परिवार वालों ने इस शादी को अद्भुत बनाने के लिए कुदाल की बजाय जेसीबी मशीन से मटकोर के इस रस्म को पूरा किया। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं और इस बीच कटिहार रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में रेल आईजी के साथ कटिहार रेल एसपी और कई आला अफसर भी शामिल हुए। बैठक में चुनाव को देखते हुए ट्रेनों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, कैश और संदिग्ध व्यक्तियों को लेकर विशेष फोकस करने की बात कही गई। खैर जो भी चाहता है उसको हम लोग कड़ी नज़र रखेंगे। जॉइंट चेकिंग होगा पर्टिकुलर नॉमिनेटेड स्टेशन में। उसको अलावा फ्लाइंग स्क्वाड भी होगा। ट्रेन्स आर आइडेंटिफाइड, स्टेशंस आर आइडेंटिफाइड। इसी जगह में हम लोग अच्छा से चेकिंग करेंगे, नाकाबंदी करेंगे। तो स्टेट पुलिस का भी सहयोग रहता है, जीआरपी का पूरा फ्लाइंग स्क्वाड भी है, आरपीएफ का भी स्टाफ है। तो केंद्र की सरकार ने भागलपुर को बड़ी सौगात दी है। भागलपुर के बरारी में बिहार का दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्र के निदेशक ने इसका उद्घाटन किया है। 10 करोड़ 44 लाख की लागत से एसटीपीआई बनाया गया है। आईटी, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना इस सेंटर का मुख्य मकसद है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को अब शहर में ही रोजगार मिलेगा। अभी तक आईटी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अन्य जगहों पर जाने की मजबूरी होती थी। बिहार में ये पहला पटना के बाद ये सॉफ्टवेयर का बड़ा स्थान है और ये सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ भी, दरभंगा में भी, और हमने नालेट प्रोजेक्ट बक्सर में और मुजफ्फरपुर में वो किया है। तो युवाओं के लिए विशेष करके जो एक छत के अंदर सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी। का प्रमुख मकसद इस देश से आईटी निर्यात को बढ़ावा देना है। उसके साथ ही हम स्टार्टअप इकोसिस्टम भी देश का तैयार कर रहे हैं।
जो कि विभिन्न जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं जो कि नई नई आ रही हैं, जिसमें कि हम अब अगली बस नहीं मिस करना चाहते, जैसे कि हमारा AI है, ब्लॉकचेन है, दूसरा हमारा डेटा एनालिटिक्स है, और इस तरह की चीजें इनका एप्लीकेशन लाइक एग्रीटेक में है, मेडटेक में है, उसके सारे के सारे जितने भी उद्योगों में जो जाने वाले लोग हैं, जो स्टार्टअप में जाने वाले लोग, उनको जो भी चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए, वो STPI प्रदान कर रहा है। जमुई के सदर प्रखंड में 3 पुल और सड़क का बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने उद्घाटन किया। किउल नदी के सिकरिया घाट पर पुल के अलावा 2 और पुल के साथ 5 किलोमीटर सड़क के निर्माण में 34 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की विशेष योजना से इन पुल और सड़क का शिलान्यास करवाया गया। काफी वक्त से इस पुल की मांग की जा रही थी। बीजेपी विधायक ने कहा कि पुल और सड़क नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रसन्न है और गर्व हो रहा है कि जो वादा किया था वो निभा कर दिखाया है। इस पुल के लिए लोग कितने सालों से संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और आज वो पुल आज बन के तैयार है। इस पुल के साथ साथ 2 और पुल बने हैं। एक लंबी सड़क 7 किलोमीटर की बनी है। कुल 34 करोड़, लगभग 34 करोड़ का ये पुल और रोड का प्रोजेक्ट है जो आज बिहार में जमुई विधानसभा को मिला है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।